वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ लाइव हटाओ भाई। जी मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ लाइव होते हैं। आपको पता है? हाँ जी जी 9 से 11। मैं नादिया खान और नाम तो सुना होगा कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? वीकेंड के बाद वीकेंड के बाद हंसते हंसते देखे हम कैसे हमने हार को बर्दाश्त किया। सही बात है ना। मतलब हाँ वीकेंड में तो खैर हार भी इतनी बुरी कल ही तो हुआ है, ये कल रात ही हुआ है सारा ये डिबेकल। आई नो पता पहले क्या होता था जब मैचेस होते थे तो घर से जी लोग निकलते नहीं थे कि जी मैच है। अब क्या है कि अब तो एक वो फेस्टिवल सा है कि अब तो निकलना ही है फैमिली के साथ। मैं देखा रेस्टोरेंट्स वगैरह भरे हुए क्योंकि स्क्रीन लगा देते हैं और आप वहाँ मैच देखें। अपनी टीम तो देखो पहले, स्क्रीन लगाने से पहले अपनी टीम का तो तज्जिया कर लो कि वो खेल भी सकती है या नहीं और किस टीम से मुकाबला है आपका। खैर पाकिस्तान हार गया मैच। बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद शाहीन कुछ करेंगे, लेकिन शाहीन नहीं उड़ान भर सक रहा। 10 ओवर तक मैंने सुना अच्छी गेम थी। 10 ओवर तक ये हुआ कि 4-5 कैचेस हमारे छूट गए थे तो अच्छी गेम चल रही थी। यानी सबको एक एक दो चांस उन्होंने बाकायदा दिया। यानी कल का मैच तो ऐसा था कि इंडिया कह रहा था कि जीत जाओ। अच्छा हाँ 5 कैचेस पाकिस्तान के ड्रॉप किए उन्होंने। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया चाहेगा कि हम फाइनल में आए क्योंकि फाइनल में जो है ना उसके स्टेक्स बड़े हाई हो जाते हैं, बड़ा पैसा बनेगा, बहुत जो है एडवर्टाइजमेंट आएगी क्योंकि सबसे एक्साइटिंग मैच ही वही होगा। अगर इंडिया का किसी और के साथ होगा ना मैच तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दे वांट अस टू कम इन द फाइनल्स और ये देख लेना होगा। अब आगे जो है आगे हम जीतेंगे। हमें नहीं आना। अच्छी मैं तो कह रही हूँ बच्चों को घर बुलाएं। क्या कर रहे हैं इतनी दूर आपने भेजा, यहाँ परेशान हो रहे हैं हम सब। नजरों के सामने रहे हमारे, खेलने के लिए ना भेजे उनको। तो अगले 2 मैच हम जीत जाएंगे। वी विल बी इन द फाइनल्स, ये मैं कह रही हूँ। चलो गुड है, जबरदस्त अच्छी बात है तो। जी हाँ, तो क्रिकेट पर हमारे तज्जिए होंगे तब सारे होंगे। अच्छा उसके बाद ये वीजा क्या हम जो कह रहे थे वो हो गया ना? अरे पूरे वीकेंड में जो थी सिर्फ बात ही H1B वीजा की हो रही थी कि यूएस में जो चेंजेस आए हैं। अब देखिए लोग काम करने जाते हैं, अब उसको समझने की बात है। पता भी होगा जी H1B वीजा मिल जाए, किसी तरह पहुंच जाए। आपको कंपनी जो है वहां जब स्पॉन्सर भी करते हैं कि जी आप काम करने, काम करने आप वहां जाते हैं और उसके बाद एक बार चले जाते हैं तो वापस कोई नहीं आता। अब इसमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ इंडिया का क्योंकि जो कोटा है ना H1B वीजाज का तो 72% उसमें इंडियंस हैं, लाखों। पाकिस्तान इज लेस देन 1%। तो हमें मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता इंडिया में लोग कितने यार। हर मुल्क में आप सेकंड मेजॉरिटी हैं, अपने मुल्क में भी आबादी फट रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतने लोग हैं कहाँ। और अगर ये वापस आ गए इंडिया का हाल क्या होगा? बिकॉज दे सो मेनी इमिग्रेंट्स। हर मुल्क परेशान है इनके नंबर से। बिल्कुल ऐसे हर मुल्क में इनके इमिग्रेंट सबसे ज्यादा है। तो ये इतने कहाँ से आ रहे हैं इंडियंस? तो ये $1,00,000 अच्छा अब उन्होंने क्या उन्होंने रखी जो नई चेंज आया है। अच्छा उसको चेंज भी किया गया है। पहले स्टेटमेंट आई थी कि हर साल जो है जो कंपनी इनको बुलाएगी वर्क वीजे पे, पहले था $1,000, अब वो $1,00,000 हर साल ट्रम्प को देगी, गवर्नमेंट को देगी। $1,00,000 नहीं दे सकते और बहुत से लोगों ने उड़ान भर लिया, वापस जा रहे हैं, वापसी का। अच्छा अब इसमें क्या मुश्किल, अब इसमें चलाकी देखो। पहले 1,000 थी, अब जो बंदा वहां जॉब पे जा रहा है साल में 1 लाख से $1,15,000 कमाएगा मैक्सिमम। तो क्या वो 1 लाख देगा कंपनी को देगा और फिर खाएगा क्या, अपने घर क्या भेजेगा और क्या मतलब होगा? आप आ सकते हैं लेकिन ये हो नहीं पाएगा, होने नहीं दूंगा। इसका मतलब है उन्होंने अदर वर्ड्स ये कह दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी इतना $1,00,000 का मतलब यही है ना कि अब कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा सर। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने पाबंदी लगा दी। लेकिन देखिए एक तरह से ये अपने मुल्क के लिए अगर वो सोच रहे हैं तो सही भी है क्योंकि फर्स्ट राइट होना चाहिए, वहां के लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। जो अमेरिकन नेशनल्स हैं उनको मिलती नहीं। हर साल इंडिया जो पहुंच जाता है वहां लाखों की तादाद में, वहां के लोग सफर कर रहे हैं। एंड आई थिंक दे नीड टू काम डाउन ऑल्सो कि इतनी इमिग्रेशन दी अमेरिकन ड्रीम, वहां के अपने लोग हैं, उनके पास जॉब्स कोई नहीं है। बिल्कुल तो इस तरह से लेकिन ये चेंज किया अब उन्होंने कहा हर साल $1,00,000 नहीं होगा, 1 टाइम होगा। और ये कि जो लोग जिनका H1B वीजा हो चुका है, जो प्रोसेस में जो ऑलरेडी वहां है, वो इफेक्ट नहीं होंगे। और देखिए उनको वर्क रिसोर्स तो वो चाहिए ना, ह्यूमन रिसोर्स तो उनको चाहिए वहां पर काम करने के लिए, चीप लेबर चाहिए उनको। सेकंड नंबर पे चाइनीज, बिल्कुल ऐसे चाइनीज है, उनका मसला है, बांग्लादेशी है, उनका मसला है, ये तो सबका ही है। अभी आईटी की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इसमें हिट हुई है। अच्छा तो फिर हम 16 क्लिप्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर का जो यूएन जनरल असेंबली में आज से लेकर 26 तक ये चलेगा और जनरल असेंबली में जो खिताब करेंगे उसमें कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला वो उठाएंगे। उसके बाद टेररिज्म की बात होगी, माहौलियात की बात होगी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये वज़ीर आज़म का दौरा, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा फिर फ़लस्तीन को तस्लीम किया जा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत तेजी के साथ, यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन नेतन्याहू कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं दूसरा जो मतलब पैलेस्टाइन को मैं क्रिएट नहीं होने दूंगा एज या उसको रिकग्निशन नहीं देने दूंगा एज अ स्टेट।
बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने कह दिया कि वो जब वापस जाएंगे ना यूएस से तो फिर एक भरपूर स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से आएगी। द वर्ल्ड अगेंस्ट नेतन्याहू, वो अकेला इतना अभी भी वो कह रहा है कि नहीं होने दूंगा और सारी दुनिया आप कह रही है ऑलमोस्ट, तो फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है यूएन के रेजोल्यूशंस और इजलास? वो देखेंगे ना कि वो किस बेसिस पे कह रहा है ऐसा, ऑन व्हाट बेसिस ही सेइंग दैट, कि उनके पास कोई ना कोई सपोर्ट तो होगी ना ऐसी जिसकी बुनियाद पर वो इतना बड़ा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अब वो टू नेशन थ्योरी आ गई है जी, दो नेशंस में कोएग्जिस्ट करें। हां ज़ाहिर है दो रियासती हाल ही है इसका, जितने भी मुल्कों ने तस्लीम किया उन्होंने कहा दो रियासती हाल ही है इसका, अगर आप हम चाहते हैं तो इस पर हम बात करेंगे। और फिर अच्छा जी, मायरा खान की हम कुछ बात करने वाले हैं। हाँ, वो एक नया ट्रेंड आया, वो उनकी वीडियो देख रही थी, बड़ी क्यूट सी। और क्या होता है कि आप किसी ट्रेंडिंग चीज के साथ जुड़ जाएं तो आप खुद भी ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। ये सोशल मीडिया के कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो मायरा खान ने अभी एक जो यूट्यूबर है शहजादी, बड़ी क्यूट सी शहजादी समरा, वो भी पता निदा के शो पे गई हुई थी। अच्छा। तो वहाँ फर्स्ट टाइम लोगों ने इसका गपशप सुनी, उसकी बातें सुनी, मम्मी के साथ भी थी वो। इतना वो अलग सा बोलती है, आपको मजा भी आएगा और आप इरिटेट भी हो जाएंगे, दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन शी इज यूनिक। तो उसमें हमारे स्टार्स ने भी ज़रा उस ट्रेंड का हिस्सा बना। मायरा ने उसके ऊपर वो मीम बनाया, क्या डब स्मैश कहते हैं उसको, हाँ कुछ इस तरह बनाया। अब दूसरे सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं और वो ट्रेंड सा बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर ये हमारे शो पर होगा, बड़ा एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव शो होने वाला है, तो आपने मिस नहीं करना है। सबसे पहले पहला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम सब मुंतजिर थे कि पाकिस्तान शायद ये वाला मैच जीत जाएगा, और उससे पहले की जो एपिसोड्स हुई थी बहुत सारी, वो मैच रेफरी की बात हमने की थी, मैच रेफरी भी वही थे। वो भी ये वही है, ये वही मैच रेफरी है। अच्छा, उसने कहा अब तो मैं ऐसी जो है ना चीटिंग करूंगा कि भाई देखते रह जाओगे। अच्छा, सॉरी वगैरह हो गई थी तो इसलिए मैच रेफरी वही है, लेकिन ये कि फखर जमान का शुरू में बड़ा अच्छा खेल रहे थे और वो बड़ा एक डिस्प्यूटेड सा कैच हुआ, हालांकि वो कैच नहीं था। कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि वो कैच नहीं है। थर्ड अंपायर ने कुछ बेईमानी सी कुछ कर दी है, मतलब वो कैच हुआ भी नहीं था और वो दे दिया। इस पे तो वसीम अकरम सब लोग बोल रहे हैं कि जी ये आउट नहीं। इवन इंडिया के पता है आपको, वहां के लोगों ने भी कहा है जो उनके एनालिस्ट हैं कि जी ये आउट नहीं था, बिल्कुल तो क्यों आउट दिया? बॉल बिल्कुल जमीन पर। अच्छा, तो और हराया कैसे, ये भी जरा मैं आपको बता दूं या नहीं? अभिषेक खबरें हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी बता दो चलो। अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है और उन्होंने 29 गेंदों पर 74 रन बनाए। 39 गेंदों पर 74 रन बनाए उन्होंने, और सबको ही उन्होंने लपेट दिया। पाकिस्तान के फुल फॉर्म में नजर आए वो, और उसके साथ शुभमन गिल भी, और इस तरह भारतीय मैच जीत गया। हमें ज्वाइन किया सबक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर। आपको कैसे हैं तौसीफ भाई? कल का मैच फिर कैसा रहा? वही हुआ जो हम समझ रहे थे, उससे हटके तो रिजल्ट नहीं बुरा हुआ या उससे बेहतर हो गया? कल तो 5-6 कैचेस ड्रॉप होने के बाद पाकिस्तान 171 पे पहुंचा। मैच हुआ था, मुझे तो कहते हुए भी अब थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा है कल के बाद तो, कि ये क्या मजाक बना लिया है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किया था हमने, और हमारे रन्स भी जो है वो आपने देखा कि मैं तो क्या बैठा था कि 170 से 80 आप कर देंगे तो आप जीत जाएंगे, आप रन ही नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने 180 कर दिया। आप बाद में मैं सोच रहा हूँ कि 220 भी होते तो शायद वो लोग बना लेते, क्योंकि एक प्लानिंग से आते हैं ना जब आदमी, तो वो फिर उस हिसाब से खेलता है। और हमारे यहाँ प्लानिंग का फिरदान कहाँ पर है नजर आया, या सारी जगह नजर आया? इसलिए कि ठीक है आपको एक पार्टनरशिप अच्छी मिल गई, अब हम उस कैच को कहेंगे बिल्कुल वो कैच नहीं था और गलत दिया उन्होंने, सारे ही गलत हो रहा है। तो आप हर चीज के लिए जाएं, हाथ मिलाने पे, इस पे उस पे, आप उसको सोचे ही नहीं ना क्या ये भी आपके साथ ज्यादा कि उन्होंने आपका साथ दिया है इंडियंस ने, कि आपके 4-5 कैच, जैसा आप अभी बता रहे थे, 4-5 कैच छोड़े, आपको दिया कि भाई बना लो जितने बना सकते हो, फिर भी आपने किया। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी, पहले चेयरमैन साहब पहुंच गए, आकिब साहब भी वहां पहुंच गए। भाई आकिब साहब आपको वहां जाने की जरूरत है क्या? इनको बनाने ना सिर्फ, फिर आप क्या टीम बना रहे हैं? ये आदमी साइकोलॉजिस्ट हायर कर लिया एक दिन के लिए, साइकोलॉजिस्ट क्या कर लेगा? और ये मेडिसिन तो दे नहीं सकता। करने की जरूरत क्या थी? अनाउंस करने की जरूरत क्या थी? यार ये क्यों बता रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट हमने ले लिया है, हमारे थोड़े से मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, प्रेशर हम ले लेते हैं, ये दुनिया को बताने की कौन सी हिकमत अमली है? कौन बनाता है ये कि एक दिन के साथ वो क्या ऐसा बता देगा? साउंडेड वेरी बैड। देखिए ये शोभा जो है ना, ये दूसरे मुल्कों में हो सकता है। यानी मैंने तो एक अभी कल ये प्रोग्राम के बाद, जाहिर है मेरा भी दिल बहुत ही वो था, तो मैंने कहा यार आप किसको भेजा है, क्या है, मैं नहीं जानता। ये जो उन्होंने हायर किया है, पहले भी एक साबरी साहब थे, क्या आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्या हम दिमाग से बिल्कुल फारिग हैं क्या?
तो मैंने कहा अभी आप इनके हाथ में 5,000 की गड्डी दें, किसमें कहें कि ये 2 लाख रुपए हैं ये, और उसमें से 4 नोट आप खींच लें अंदर से और 2 लाख कह के दें। आप देखिए मिनटों में ये बता देंगे कि सर ये आपके पास हाँ 4 मिसिंग है इसमें सही है। और वो 4 रन नहीं बनाने, इन्होंने चौका नहीं मारना, ये सर 4 नोट तो मेरे भाई क्या हाँ। मुझे पता है मुझे बुरा क्या लग रहा है कि मतलब आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कोई गली का नहीं है। आपने बैटिंग ऑर्डर आपके किसने बनाए थे पिछले मैच में रन? शाहीन ने 33 रन बना के आपको एक अच्छा इंडिया के खिलाफ कर दिया है। तो उस वक्त आपकी जो स्ट्रेटेजी किधर चली गई? जहां आपको स्लॉक करने की जरूरत थी, आप नए प्लेयर भेज दे रहे हैं। आप उसको भेजते बोले भाई तेरे पास 2 ओवर है और वो रुकता भी नहीं, चलो तुम लगाओ। मतलब आई मीन के सारा कुछ मुझे तो कप्तानी पे हैरत हो रही है कि कौन कर रहा है कप्तानी, बाहर बैठ के कोई कह रहा है देखिए ना कि आपके पास एक तो रेगुलर बॉलर्स ले रहे हैं, फिर पार्ट टाइमर से आप ओपन करा रहे हैं। अजीब बात है। साइम को 1 ओवर दे दिया, फिर चल यार तू आ जा, वो साइम को लग रहा है तू करा ले यार, देख ले। ये वो वाली बात चल रही है जैसे हम टेप बॉल पे खेलते हैं ना, मतलब समझ नहीं आ रहा। नहीं अब आप बताइए, वो हमारे मेन बॉलर नवाज किधर चले गए? उनसे तो बॉलिंग ही नहीं कराई। उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई। जरा मैं तो सीधा बोलता हूँ, तहकीकात करें आपके हो क्या रहा है, ये ड्रामेबाजी है सब क्या है ये? मतलब आई मीन के आप वो बॉलर ही यूज नहीं कर रहे, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है। और इसको कह के हम थक गए इन चीजों को। और आप देखिए तो हुसैन तलत को ले आए, हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया आपने और हुसैन तलत को आप ले आए। किस वजह से आप हुसैन तलत को आपने इंटर किया टीम में? हैरत है, मुझे हैरत है कि ये पिच नजर आ रही थी कि कुछ है, वैसे ही नजर आ रही थी। आपने उसको ड्रॉप करके, मतलब आप तो एक 2 मैच पहले आपने कहा ये तो हमारा मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन बैट्समैन मिल गया, और उसको ऐसे टाइम में एक लड़के के साथ रिप्लेस कर दिया। बहुत बुरा मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत ही बेकार टीम को सिलेक्ट किया है। मेरा बस हाँ, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मुझे चीजें नजर आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि जी अगले 2 मैच हम जरूर जो है जीतेंगे, ताकि फाइनल में जाके फिर एक बड़ा ही बेइज्जती वाला मैच हो। इंशाल्लाह जीतेंगे नहीं, और ये 2 अगले मैचों में जीतना नहीं बनता, क्योंकि आगे आप इंडिया से एक दफा नहीं जीते और फाइनल में भी जाके अगर आपने वहां हारना है तो इससे बेहतर है कि अगले मैच में असूलन ये हार जाएं और घर आ जाएं। इनका वापस घर आ जाना मेरे ख्याल हमारे लिए बेहतर होगा। मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली ये वाली चीज होने वाली है। दे वांट देम इन द फाइनल्स। देखिए बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिकेट की तो बात नहीं, बीइंग ए पाकिस्तानी मेरा तो यही अब भी यही है। कितनी गलतियां आप कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो आप, क्योंकि आपके आगे कोई बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। तो मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह करे हम फाइनल तक तो पहुंचे। फाइनल में क्या होना है वो अलग बात है, लेकिन आपने जो क्रिकेट खेली है ना, वो तो आपको अगले ही मैच में घर भेजने वाला लगता है मुझे ऐसे हिसाब। तो श्रीलंका से तौसीफ भाई आप क्या समझ रहे हैं? कोई चांसेस पाकिस्तान के हैं मैच खेलते हुए? लेकिन मैं तो दोबारा उस बात पे आऊंगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, नहीं तो अगले 2 जीत जाएंगे, एक अलग ही नजर आता है। इनको जिताए जाएंगे अगले 2 मैच और ये भी जीतेंगे, ये हो जाएगा, मतलब दे विल बी फाइन। ये देखिएगा मेरी प्रेडिक्शन, आई होप आई एम रॉन्ग। देखिए आप ज्योतिषी हो जाएंगी, फिर आपको बुलाएंगे सब। नहीं मैं तो सिर्फ देख रही हूँ सामने चीजें कुछ नजर आ रही हैं, बिकॉज ये जो सीरीज है और आईसीसी आपको पता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, उसमें उनका फायदा क्या? उनको दुनिया में दिखाना है अपनी जो उनकी जंग की हार की एम्बैरेसमेंट है, हमने जो बदला लिया, तो अपने लोगों को कुछ तो उनको देना है ना, टू सेलिब्रेट। देखिए कल तक मुझे 2-3 टीवी पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो यार, आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसको आप खींचना चाहते हो लोगों को, बोर्ड के लोगों को। मैंने कहा यार आज एक ऐसा दिन है जो हमारे जो टीम हमारे खिलाफ खेली है, मैं इसके खिलाफ तो अभी कोई ये चीजों को छोड़ दूंगा, मैच के बाद बात करनी है जो भी हमने करनी है। लेकिन बात वहीं आती है कि बीइंग ए पाकिस्तानी अब तो इंडिया हो या कोई भी हो, इंडिया से तो खैर हमारा जो है सबको पता है। कल मैं ये सोच रहा था, मैं कहूंगा यार इन्होंने 4-5 कैच छोड़े ना, अब मैं इस तरह की बात नहीं करता, उन्होंने तो हद करके रख दी है, हाथ नहीं मिला रहा है, कुछ नहीं। मैंने बोला 4-5 कैच छोड़ो, ऊपर गए ना तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बम आ रहा है और लग गया हाथ से, तो मैं ये लेके बैठा था। शुक्र है आपने नहीं बात कर दी तौसीफ भाई, ये मैं परफॉर्मेंस ऐसी है टीम की कि इसकी सपोर्ट में कोई बात आपके गले पड़ सकती है। नहीं कर सही बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
लेकिन अफसोस होता है ऑनेस्टली यार, मैं आपको बताऊं। आप देखें ना, हमने साहबजादा हमने फरहान चढ़ देखें, के आप साहबजादा फरहान को देखें, उसने 50 मार दी लड़के ने, लेकिन टाइम कोई बॉल नहीं हुई उससे। इतनी एफर्ट बेचारा मार के वो खेल रहा था। आपका कप्तान लग रहा है कि 4-5 साल से उसने बल्ला पकड़ा ही नहीं है, वो शायद घर से उठ के आ गया है मेरे ख्याल से, उसकी एक बॉल टाइम नहीं हो रही। अब किस किस चीज को आप कहेंगे, और मैं तो हैरत में ये हूं कि देखें उस लड़के को, फरहान को, आपके पास है क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज है। उसको कह रहे थे, या बड़े बड़े जो बैठे हैं ना हमारे टीवी पे, वो कह रहे थे इसको ड्रॉप कर दो। अरे भाई कैसे ड्रॉप कर दो यार, वही तो एक है जो आपको चलाएगा। साइम से तो कुछ और, देखिए अगर कल साइम ने आउट नहीं किए हुए होते ना, साइम भी कल ड्रॉप हो जाना था, ये मैं पक्का आपको बता रहा हूँ। और साइम ने आउट किए थे, चूंकि बॉलर कोई हमारे पास था नहीं, किसी ने मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बॉलर्स की नहीं हो रही थी, तो साइम ने 3 आउट किए थे, तो उसको खिला नहीं था। अगर वो नहीं करता तो खुश दिल आ जाता उसकी जगह, खुश दिल से आ जाता। ये घूम फिर के यही तलब, खुश दिल आए या खुश दिल आए या बैड दिल आए, कुछ भी आए यार, हम तो मतलब आप ऐसा लगता है कि हमने ये खेल खेला क्यों है, मुझे हैरत होती है। नहीं बिल्कुल, ये बच्चों को वापस बुलाएं जी असीम भाई। बस वो कह रहा है ना, सूर्या कुमार भी फिर ये कह रहा है कि भाई नहीं हम बहुत जीत जीत के थक गए, 10-15 मैचेस हम ऊपर हैं, तो यार राइवलरी नहीं कहा करो जी। अभी कुछ डेलियां बनने दें, कुछ पैसे अभी रहते हैं, डेलियां बनने दें, 4-5 दिन है अभी उसमें, और अच्छा, और वो जो 6 नील के इशारे हमारे क्रिकेटर जो उन्होंने, हाँ वो हारिस रऊफ ने, खैर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जीत के साथ ही अच्छा लगता है हर जेस्चर, जो जेस्चर हो जीत के साथ ही अच्छा लगता है। क्राउड में भी लोग जरा थोड़ा, आई एम श्योर, कुछ फजूल बातें कर रहे होंगे, तो उन्होंने उनको जरा 6 नील याद कराया, तो हारिस ने जरा 6 नील का इशारा कर दिया और ये सारी चीजें कर दी। जी। लेकिन वो क्रिकेट का मैदान था ना जहां आपने परफॉर्म करना था। देखिए इसकी सबसे बेस्ट थी, उन्होंने जो हरकतें की हैं उसको कौन, बाहर वाले भी वो कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। आपका बेस्ट ये था कि आप मैच जीतो, उसके बाद सब खामोशी हो जानी है, फिर आप कुछ भी करते रहो, हालांकि करना नहीं चाहिए। आप मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। पहले क्रिकेट के खेल को तो पूरा करके दो, जिस काम के लिए आप आए हो वो तो आप करके दो। आप दूसरों के कहने पर ये कर रहे हो, ये हम ऐसे लोग नहीं है, हम उनके साथ खेलते रहे, सारा कुछ किया है, हमने बड़ा पोलाइटली इनको देखा है। मगर आप जिस गेम में ही बिल्कुल जीरो हुए हो, तो मैं शोर मचा के मुझे ही पड़ने वाली है, क्योंकि मैं तो दुबई में रहा हूँ, मुझे पता है क्या हाल होता है। वो लोग बड़े क्वाइट लोग हैं और ऐसी मार मारते हैं अंदर से कि आपका मुंह बंद हो जाता है। आप खेल कर उनको जंग हुई तो फौज ने अपना किरदार अदा किया, पब्लिक ने अपना किरदार अदा किया। अब ये आपकी जंग है, आपको जीतना है, इसमें आपको फौज थोड़ी हेल्प करेगी, पब्लिक थोड़ी हेल्प करेगी। दिस इज योर जॉब और आप परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नहीं सही, अब आप उसकी जंग की, हमारी जीत को साथ लेते हुए चलेंगे, अब आप कहीं और हमेशा से कहते हैं दोनों मैदान अलग है ना, जंग के मैदान में हम जीत गए, क्रिकेट का मैदान है, अब आपकी जंग है, आपने क्या किया, आपकी ड्यूटी थी, क्या किया आपने। बिल्कुल, और आपको अच्छा स्टैंड मिल गया, 10 ओवर में आपने 90s के करीब पहुंच गए, उसके बाद इतना स्लो हो गए, आपका कप्तान खेल रहा है और 35-30 रन बना रहे हैं आप 7 ओवर में। अच्छा, और वहां तो जो ट्रोलिंग किया आपने, चलो जी आप दिखा के आप आगे अपनी तरफ से गुस्सा निकाल के आगे, जब आप वापस घर आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, और यहाँ के लोग फिर जब आपसे सवाल जवाब करेंगे और ट्रोल करेंगे, तो उनको आप क्या दिखाएंगे, कौन सा इशारा करेंगे? फिर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइजिंग शायद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम किसी भी एनालिस्ट से बात करेंगे ना, वो गुस्से में ही होंगे। तो सॉरी, अब क्या करें, माहौल ही कुछ ऐसा बन गया, परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसी है। पूरा माहौल बना के जब मैच के लिए देखने बैठे और ऐसा मैच देगा तो फिर कौन, बोरियत ही होगी ना, और क्या होगा। अच्छा, कहीं शुरू में तो सही जा रहा होगा ना, शुरू में सही जा रहा था, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, लग रहा था कि बस ये ऐसे ही धक्का स्टार्ट चल रहा है मामला। तो कोई अच्छा मोमेंट नहीं आया, कुछ अच्छे शुरू में आया, 10 शुरू के 10 ओवर्स आए, 10 ओवर्स आए शुरू के, अच्छा खुशी का लम्हा था, उसमें आपके पैसे वसूल हो। चले, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है। याया, ये ऐसा खेलने से तो बेहतर है कि खेले, इतना खराब स्टैंडर्ड, कल का मैच अगर नहीं जीत सके ना, यानी 4-5 कैचेस छूटने के बाद, तो फिर कौन सा मैच जीतेंगे आप? जोएब, यही सोच है, मेरा ख्याल है सोच को तब्दील करने की जरूरत है। खेल के मैदान में हार और जीत दो बुनियादी उनसर हैं, दो बुनियादी पहलू हैं। जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है। पाकिस्तान टीम के बारे में अगर आप बात करें तो ये टीम जो है
उसमें नए खिलाड़ी मौजूद हैं, उस टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है। और अब जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, और पहले तो उन लोगों को अफसोस का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जो कह रहे थे कि भारत के पास जो है वो एशिया की नंबर 2 टीम जो है वो अफगानिस्तान है। पहले हमने अफगानिस्तान को धूल चटाई शारजाह में, उनको फाइनल में हमने 142 नहीं करने दिए, और सबको बेहतर जवाब मिला कि यार पाकिस्तान टीम की हैसियत है, अहमियत है। और अब एशिया कप की अगर आप बात करते हैं तो एशिया कप में अफगानिस्तान की टीम, जिसको भारत के बाद लोग कह रहे थे, खासतौर पर इंडिया मीडिया कह रहा था कि यार इस टूर्नामेंट में तो पाकिस्तान टीम कहीं है ही नहीं, और इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान और भारत का फाइनल होगा। वो बेचारी अफगानिस्तान जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश से नहीं जीत सकी और सुपर 4 मरहले में नहीं आई। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई चाहता है इंडिया के साथ मैच हो तो बात जो है वो कामयाबी पर खत्म हो, लेकिन स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की टीम। उसके बावजूद कल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम ने काफी बेहतर खेल का मुजाहरा किया, और मैच के बाद जितने लोगों से मैंने स्टेडियम के बाहर मुलाकात की, जिनके साथ मैंने बात की, ठीक है, अफसोस उनको था। नहीं आया, किस डिपार्टमेंट में बेहतर खेल का मुजाहरा किया है भैया? आप कैसे ये बात कर सकते हैं? किस डिपार्टमेंट में मुझे बताएं, और कौन अच्छा खेला, कौन अच्छा खेला? उजैर, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन बात यह है कि यहाँ आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में बैठकर जो गुफ्तगू करना है ना, बहुत आसान नहीं है। नहीं 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 आया नहीं, देखें इस बारे में बड़ा आपसे इस वक्त जो है ना तकरार हो जाएगी मेरी। कल मुझे ये बताएं साहबजादा फरहान, कि आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं, कौन सी बॉल छक्कों के अलावा टाइम उसने किया लड़के ने? 50 रन ठीक है बना लिए, मुझे बताएं आपका कप्तान, उसकी कौन सी बॉल टाइम हुई है? बताएं ना। फखर जमान ठीक है, वो कैच नहीं था, स्लोअर उसने डाल दी, उसे पता था कि यार ये बस हिटिंग के चक्कर में मिड विकेट पे मारना है, इससे कैच हो गया। किधर अच्छा खेला है? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है? लेकिन फिर मैं दोबारा से आपसे अर्ज करूंगा कि स्टूडियो में बैठकर बात करना, तबसरा करना बहुत आसान काम है, और आप अगर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल अच्छा नहीं खेला, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो कप्तान ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा कि यार 20 रन शॉर्ट थे, मेरा ख्याल है 171 रन इनफ थे इस पिच के ऊपर। T20 क्रिकेट में अगर आप 171 रन कर रहे हैं और आपके बॉलिंग डिपार्टमेंट में शाहीन है, हारिस हैं, अबरार हैं, और इन 3 बॉलर्स के 12 ओवर में आपने 106 रन लीक कर दिए, तो फिर आप जीत का सोच नहीं सकते। आपके 171 रन मेरे ख्याल में तो इनफ थे। हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। सेम एक दिन पहले श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हुआ था, और वहां पर भी बहुत खुली मार्क आई थी। देखिए, ये जो अभिषेक शर्मा है, इनके 3 मैचों में 99 रन थे। ये जो शुभमन गिल है, इनके 3 मैचों में 35 रन थे। कल उन्होंने अपनी टीम को 100 प्लस का स्टार्ट फराहम किया। आपके बॉलर्स ने वो बॉलिंग नहीं की जिससे आप उनकी उम्मीद कर रहे थे। बात लोग शाहीन आफरीदी की कर रहे हैं कि यार शाहीन आफरीदी जो है उसने 4 ओवर में 40 रन दे दिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन दिए हैं। एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी नहीं हुई, और पहले 10 ओवर में हमने 90 रन किए, और अगले 8 ओवर में हमने सिर्फ 37 रन किए। ये वो जगह थी जिसको मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो मोमेंटम था वो खराब किया। कल मैच के बाद जब सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उनसे लोगों ने सवाल किया, बहुत मजाक के मूड में थे। उनसे लोगों ने कहा यार ये आपके खिलाड़ियों ने कैच बहुत ड्रॉप किए, तो उन्होंने कहा कि बस मैनेजमेंट और कोच जो है ना इनको बुलाएगा, क्योंकि ये मक्खन हाथ में लगाकर आए थे, इनके हाथ में गेंद आकर फंस नहीं रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, क्या फखर जमान का मुतनाज़ा आउट था या फिर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप? तो सूर्या कुमार यादव ने कहा कि मेरा ख्याल है मैच का टर्निंग पॉइंट वो था जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ। उन्होंने कहा 10 ओवर में पाकिस्तान के 90 रन थे, और उन्होंने कहा T20 क्रिकेट में ऐसा होता है कि आप पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके बाद होता ही है कि कभी आप फंस जाते हैं। उसने कहा कि शिवम दुबे ने उसके बाद बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और हम वापस आए, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान टीम कल जरा डिफरेंट अंदाज में खेलती हुई दिखाई। अरे क्या डिफरेंट है, कोई साइकोलॉजिस्ट भी तो आए थे ना? साइकोलॉजिस्ट भी, हाँ, जी, जरा आइए भाई, उनका भी बताएं कि उनका क्या रोल था मैच से पहले, और ये अनाउंस भी किया गया। देखिए नादिया, ये नए दौर के नए तकाजे हैं, और इसको खैर अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है, सहूलत है, तो उसको बिल्कुल आपको ऑप्ट करना चाहिए। उनका क्या काम है, बैटिंग और बॉलिंग सिखाना तो है नहीं, लेकिन ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बुनियादी तौर पर मुझे कहीं लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है ना, जो उसको वो मिला था शारजा का 3 मुल्क की टूर्नामेंट जीते, कहीं फंसी भी हमारी टीम अपनी कारकर्दगी को जो है ना नहीं कर पा रही। हमारी टीम अपनी कारकर्दगी को आसमान तक लेकर जा नहीं पा रही। यही शाहीन आफरीदी कल जिनकी पिटाई हुई है, पहली गेंद पर कल जिनको अभिषेक शर्मा ने छक्का मारा,
वो लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे, उन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया था। हमारे खिलाड़ियों को ये नहीं कह रहा कि अपने ऊपर एतमाद नहीं है, बिल्कुल उनको एतमाद है, उनमें एहलियत भी है, सलाहियत भी है। नहीं नहीं, एहलियत सलाहियत मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। कोई एहलियत सलाहियत उनके अंदर नहीं है, ना वो स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं, ना वो स्लॉग करना, अब तो लगता है कि स्लॉग करना भी नहीं जानते। ठीक है, हार्ड हिटिंग तो और बात है, स्लॉगिंग भी नहीं आती। उधर तलत को खिला दिया आपने, मतलब किस वजह से आपने तलत को डाला, हुसैन तलत को, जो समझ से बाहर है कि आप हसन नवाज को ड्रॉप करके तलत को खिला दें किसी टीम में, ये कैसे हो सकता है आया? और आप कह रहे हैं टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, 4 कैचेस, साइम का कैच छूट ड्रॉप हो गया, साहबजादा फरहान शुरू में ड्रॉप हो गया, उसके बाद 171 पे आप खड़े हुए हैं। देखिए ज़ोएब, बात दरअसल ये है कि आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा बिल्कुल अपनी जगह है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपसे कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आते हैं इंडिया पाकिस्तान नहीं बल्कि किसी का भी मैच हो, हम चाहते हैं हमारी टीम जब भी बाहर निकले तो जीत कर ही बाहर निकले, लेकिन आप रोज जीत नहीं सकते। मैंने जिस तरह कहा कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छा नहीं करेंगे ये लड़के, आप दूसरों को मौका देंगे, जिस तरह आपने पुराने लड़कों को ड्रॉप किया है। ऐसा नहीं है कि आप जो बात कर रहे हैं कि जी हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जो इस टीम को लताड़ रहे हैं, तो मैं फिर आपसे पूछ लेता हूं, आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि अपने आदादो शुमार को भी ठीक कर लें। 92 वर्ल्ड कप आप जीते थे, आप इंडिया से जीते थे, 96 वर्ल्ड कप में आप इंडिया से हारे, 99 वर्ल्ड कप में आप इंडिया से हारे, 2003 वर्ल्ड कप में आप इंडिया से हारे, आप जनाब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे अच्छी तरह याद है, रमीज राजा मुझसे बर्मिंघम में मिले, पहले मैच में बड़ी पिटाई हुई हमारी टीम की, तो उन्होंने कहा कि यार ये क्रिकेट का सिस्टम ही खत्म हो गया है, बस पाकिस्तान टीम को बंद कर दो। और उसके बाद जो फेंटी लगाई हमने ओवल के मैदान पर, सब भूल गए, सबको ये पता ही नहीं था कि हम एजबेस्टन में हारे थे। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान जिंदाबाद, जियो तो ऐसे। नहीं, लेकिन यार वैसे ये बात अपनी जगह है कि इस वक्त जो इंटेंट और ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। अब वो बिल्कुल क्लब लेवल क्रिकेट हम खेल रहे हैं। अच्छा चले कल के मैच की बात करें, श्रीलंका से कोई चांसेस हैं हमारे? वहां तो खैर रिलैक्स होंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी प्रेडिक्शन थी अगले दोनों मैच ये लोग जीतेंगे और फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट आएंगे। देखिए नादिया, मैं अल्लाह बड़ा बादशाह है, और मैंने कई बार पाकिस्तान टीम को ऐसे डूबते उभरते देखा है, और कल भी मुझे बड़ी उम्मीद थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल जो भी लोग बैठे हुए थे टेलीविजन के आगे, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, बहुत सारे लोग जो बड़ी तनकीद करते हैं टीम के ऊपर, ज़ोएब की तरह नाराज रहते हैं, वो कह रहे थे यार मुझे चूंटी काटो, जरा मुझे बताओ कि 9 ओवर में 90 रन है, ये हमारी टीम खेल रही है। फिर उसके बाद कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था, हमने गलतियां की, नजर लग अब गई। आगे आई है, नजर बिल्कुल लगी। नादिया ने जिस नजर लग गई, सही बात है। उसके अच्छा आगे अच्छा, क्या ये मैं शुरू में बात कर रही थी कि साइकोलॉजिस्ट वाला, फिर मेरा वहां स्टांस है कि जी बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट थ्रू आउट आपकी टीम के साथ होना चाहिए। मैच में आप अनाउंस कर रहे हैं जस्ट बिफोर द मैच कि जी साइकोलॉजिस्ट भी हमने बुलाया है, तो इससे बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है दुनिया को कि हमारी जो टीम है इनको मेंटल ब्लॉकेज है, कोई इश्यूज हैं, तो हमने तो काउंसलर बुला लिया कि जी इनको जरा इनको बताएं कि स्ट्रेस से कैसे आपने डील करना है, कि दे आर अंडर स्ट्रेस। ये बातें बताने वाली नहीं होती हैं, ये होता अलग से प्राइवेट होता है। ये क्यों बताया गया सबको? आदिया जी, डे बिफोर यस्टरडे मैं एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ आईसीसी एकेडमी में बैठा था, जहां पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं उसको कहने लगा कि यार अगर हमने इंडिया को हरा दिया ना, तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है ना, ये जो माहिर नफ्सियात है, इसकी तो गुड्डी चढ़ जाएगी। वो बोलेंगे भाईजान ये आए और हम जीत गए, बस इन्होंने पता नहीं क्या किया। तो हाँ, लेकिन जरूरत नहीं थी ना, आप साइकोलॉजिस्ट रखिए, बट व्हाई यू टेलिंग द वर्ल्ड? याया बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपने हमें वक्त दिया है, और thank you. बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये कि हम ऑन एंड ऑफ अब लेते रहेंगे एशिया कप में, आपका तजिया चाहिए। लेकिन ये मुझे वो लगा कि एज एन एनालिस्ट इनकी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी, व्हिच इज अ गुड थिंग, कि आप पास्ट को लेके उनकी परफॉर्मेंस चीजें और कुछ भी हो जाता है तो ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव आया की अप्रोच। कोई तो पॉजिटिव है, तुम तो हो नहीं, तो कोई अच्छा ना बोले, इधर से कड़वा खा के कुछ आया है क्या, तो कोई अच्छा मीठा बोल रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, कुछ लाएं जीत के लिए, कोई मीठा कुछ है, बिस्किट चीनी, बस क्रिकेट खेल के गलती किया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है जी। यूएस से जो खबरें आती हैं खास उस पर सबकी नजर है, क्योंकि इमिग्रेशन लॉज को लेके बड़े चेंजेस बड़े तेजी से वहां आ रहे हैं दुनिया भर में। जी दुनिया भर में हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यूएस में क्या, कनाडा में क्या, पूरे यूरोप में
इमिग्रेशन को लेकर बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। लंदन का जैसे हमने बताया था 1.5 लाख के करीब लोग इमिग्रेंट्स के खिलाफ थे। तो अब ये यूएस में क्या नई पॉलिसी है? यूएस में मैं बड़ा क्योंकि स्टडी करी थी, फॉलो कर रही थी इसको कि चल क्या रहा है। अब H1B वीजा जो है ये बनाया क्यों गया? इसलिए बनाया गया कि कोई स्किल्ड वर्कर जो यूएस में ना हो, आपको आसपास कहीं ना मिले पूरे यूएस में, तो आप किसी और मुल्क से उसको बुला सकते हैं टेम्पररी। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब इसमें कोई भी आपको एक सर्टेन, आपको अगर स्किल Professionals का बंदा नहीं मिल रहा, शॉर्टेज है, आपने अप्लाई किया है, ढूंढा, नहीं मिला, तो आपका अमेरिकन सिटीजन को छोड़ के आप किसी बाहर से किसी को बुलवा लें। अब ऐसा होता नहीं था क्योंकि वहां जो है कंपनीज को ज्यादा सैलरीज देनी पड़ती थी अमेरिकन सिटीजन्स को। तो उन्होंने कहा H1B वीजा से तो इंडियंस बड़े सस्ते में आ रहे हैं भाई, तो कंपनीज ने भी उसको करप्शन उसमें की, बहुत अब्यूज हुआ है दिस टाइप ऑफ वीजा। और बाहर के लोगों की ऑब्वियसली ईद, अब आप देखो अपने बंदे को छोड़ के बाहर से आप किसी एक को बुलाते हो, वो अपनी फैमिली को बुलाता है, तो एक वीजे पे आ जाते थे 6-6, 7-7 लोग और वहां से नहीं जाते और थे। इसमें सेटलमेंट भी कराई जा रही थी पे ना, रहते कि इंडियन कंपनीज भी वहां जो ऑपरेट कर रही थी तो खास तौर पे इंडियंस को बुलाती थी ताकि यहाँ पे सेटलमेंट हो और हमारा एक, क्योंकि देखिए से होती है True. जिस मुल्क में ज्यादा आपकी डायस्पोरा होता है तो वहां पर आपकी पॉलिटिक्स में भी, पॉलिसी मेकिंग में भी आपकी से होती है, और वो नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी इस वजह से। और वो H1B वीजा बन जाता था ग्रीन कार्ड एंड देन द नेशनैलिटी, और उससे क्या हुआ कि पूरा ही उनका जो बैलेंस है खराब हो गया। आज जो है यूएस में बहुत ज्यादा जो है वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट्स पता है आईटी वगैरह सब्जेक्ट ही नहीं ले रहे कि हमें तो जॉब ही नहीं मिलनी तो इंडियन को है, तो हम क्यों पढ़ें। तो उससे बैलेंस आपका खराब हुआ, लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए, और सैलरीज के आपके जो वहां के सिटीजन है, हक तो उनका बनता है ना, तो उनको उनके सही जो है पे स्केल पे उनको जॉब मिल ही नहीं रही। और उसमें H1B पे 8 लोग आ जाते हैं, और कितने लोग आ रहे हैं आपको पता है? कोटा 1919 से लेके अब ट्रिपल कितना ज्यादा हो चुका है नंबर, इतने ज्यादा H1B जो है वीजास इशू है। कितनी फैमिलीज जो है मूव की यूएस में, 72% जो कोटा था वो इंडियंस ने पूरा किया, तो उनको इस वक्त ये चीज बड़ी हिट की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए इसमें अब यह है कि वजाहत ये दी गई है कि अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं कंपनीज की तरफ से, उन नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर $1 लाख की शर्त लगाई गई है। जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये नहीं है। और जैसे आपने पहले भी बताया कि वन टाइम है ये अभी। अब ये वन टाइम भी हो तो अब वाकई कंपनीज अब घबराएंगी, या तो कहेंगे भाई खुद ये पेमेंट करो, आना है अगर तब हम वीजा देते हैं, और कुछ करेंगे भी लोग ये कि जी ठीक है हम 1 लाख दे देते हैं। मैं ये कहता हूं कि $1 लाख तो इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस वीजा खुद अपना एस्टेब्लिश करने के लिए $1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। उसमें अगर आप लेके जा रहे हैं और आपके पास है, और एम्प्लॉय देगा ना अल्टीमेटली, कंपनी क्यों देगी? और 1 साल की जो है उनकी जो सैलरी है जो 97,000 से लेके 1 लाख 1,15,000 तक है, वो तो अब गवर्नमेंट ले जाएगी। पहले था कि ये हर साल होगा, लेकिन अभी तक जो इन्होंने बताया वो कि नहीं, वन टाइम फी है। और जो अब नए 2026 में जो अब होंगे इशू, कह रहे हैं कि जी उन नए कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, या सितंबर से अब जो बाद में मेरा ख्याल है जो अप्लाई करेंगे बिल्कुल तब से होगा। और अभी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का भी इस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन कोई क्राइसिस पैदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है वहां पर। तो इंडिया का ये ऑफिशियल अभी रिस्पांस आया है कि इसको रिव्यू करें, रिविजिट करें, क्योंकि ये इंसानी एक अलमिया जन्म ले सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है। लेकिन आई थिंक एक कुछ अरसा लगेगा और चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि देखो जोहेब, मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी मुल्क को सबसे पहले अपने जो नेशनल्स हैं उनका सोचना चाहिए, उनके लिए जॉब्स हो, उनके लिए काम हो। अगर आपको अपने मुल्क में, अगर हमें भी गॉड फॉरबिड अपने मुल्क में जो हम देख रहे हैं बाहर से लोग आ रहे हैं हमारा काम कर रहे हैं, तो गुस्सा तो चढ़ेगा ना, तकलीफ तो होगी ना। अंदर होता है, आप जैसे यूएस में स्टेट्स हैं, तो उनके अंदर अगर किसी स्टेट के लोग दूसरी स्टेट में आ जाएं तो वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, कि हमारी स्टेट के लोगों को जो वहां पर रहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये तो फिर भी ज़ाहिर है मुल्कों के दोनों, बल्कि दो नहीं, बांग्लादेश भी इसमें मुतासिर होगा, पाकिस्तान भी होगा। इससे पहले खबर आई थी, आपको याद होगा, कि स्टूडेंट्स जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं यूएस में, तो उससे मुताल्लिक भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि स्टूडेंट्स को वापस भेजा जाएगा, और चाइना ने ऑफर कर दी थी कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अब वो रह ही नहीं तालीम सकते। देंगे। अब वो कैसे रहेंगे? वो तो H1B वीजा उनको कन्वर्ट कराना पड़ता था, वो अब वीजा कन्वर्ट नहीं होगा, तो सारे जो बच्चे हैं अब वो आएंगे वापस। एंड आई थिंक और चाइना जाएंगे, मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है अपने मुल्क में आपको सर्व करना चाहिए। ये जो नंबर्स हैं ये आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं, जिस तरह चाइना ने अपनी पॉपुलेशन के इतने बड़े नंबर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, तो आए अपने मुल्क में जो सीखे है। मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप बाहर पढ़ने जाते हैं वही कहीं हो जाते हैं, आइए वापस अपने मुल्क में सर्व कीजिए। और बहुत से लोग अभी तो ऐसे बैठे हैं यूएस में, 10-10 साल से बैठे हुए हैं, 15-15 साल से बैठे हैं, उनको अभी तक नहीं मिली है नेशनैलिटी। वो अभी तक कोई, किसी ने असाइलम वो किया हुआ, अप्लाई किया हुआ है, कोई कह रहा है कि मुझे पॉलिटिकली मसला है वहां पर, जान को खतरा है, और ये अप्लाई करके वहां पर बैठ जाते हैं। ये असाइलम वाले भी चीजें इसको भी अब सब रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, एक हमारे अंकल के बेटे हैं, वो 11 साल से बैठे हैं, उनका मास्टर्स ही नहीं हुआ। अब हाँ, और सीधा जॉब भी कर रहे होंगे। क्या बता दिया आपने अपने अंकल के?
उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत बच्चे से बड़े हमारे हो भी गए। ऐसे। हमारे भाई का नहीं, हमारी फैमिली में बहुत से ऐसे ये नहीं बात करें, खबरदार ये वाली बात अपनी फैमिली फैमिली मैटर्स हमारे में भी ऐसे लोग हैं कुछ, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस वापस आते आते हैं। हैं, बस Keep watching इतना ही। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ी सी जरा इंटरनेशनल न्यूज़ पे बात करते हैं। वैसे कोई भी खबर कितनी इंटरनेशनल क्यों ना हो, पाकिस्तान का कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है। जी जी जी, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये जो सिक्योरिटी मैटर्स है, इसमें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान हमेशा रेलेवेंट है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ जो दौरे कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ दुनिया में भी जो पेशरफ्त हो रही है, अटैक इसराइल की तरफ से जो किया जा रहा है। तो अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका का अहम दौरा आप कर रहे हैं, और इससे पहले जो उनकी मुलाकातें वो भी जहन में रहे, तो ये दौरा मजीद अहम हो जाता है। पहले सऊदीया, फिर यूके और अब यूएस जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मंगल को 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होगी, और 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने कई आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें पहले भी हुई हैं, और इस विजिट के दौरान भी तय पा गई हैं, और वहाँ मुलाकात होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्लामी ममालिक के वफ़द के हमरा मुलाकात 23 सितंबर को होगी। अच्छा, अब ये जो यूएन में उनका खिताब भी होगा और ये जो मुलाकातें भी होंगी, इसमें जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ठीक है, और उसमें जो हालिया अभी ये तनाज़ा एकदम जन्म लिया है कि इस्लामी मुल्क पर, आपके कतर पर जो हमला किया गया, उसको लेकर इस्लामोफोबिया की वज़ीर आज़म बात करेंगे। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की वो बात करेंगे ज़रूर, और टेररिज्म की बात करेंगे, तो इसमें कश्मीर भी आ जाएगा, उसमें गजा भी आएगा। गजा तो सबसे पहले ये बातें होंगी। तो एक्स एम्बेसडर हसन हबीब साहब ने ज्वाइन किया। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इंतहाई अहम दौरे पर हैं। हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग। अच्छा, करेक्ट कीजिए हसन साहब। तो हम ये बात कर रहे थे, अब इसमें जब ये जो बयानात आए कि 2 रियासती हल के लिए अब यूरोप भी मुतहरिक हो गया, एक्टिव हो गया, और यूरोपीय ममालिक ने तस्लीम कर लिया है फ़लस्तीन को, और उसका कुछ मुल्क ममालिक ऐलान करेंगे, कुछ ममालिक ऐलान कर चुके हैं। तो इसको लेकर जो आपने बताया कि नेतन्याहू का रिएक्शन बड़ा सही सेवियर रिएक्शन उनका आने वाला है अभी। अब इस तरह है कि जैसे द वर्ल्ड अगेंस्ट हिम, लेकिन ही डजंट केयर, और वो अपनी स्टेटमेंट्स और भी सख्त दे रहे हैं कि जी मैं फ़लस्तीन को जो बनने ही नहीं दूंगा, मानता ही नहीं, बनेगा ही नहीं। एक और स्टेट बनेगी नहीं, जो स्टेट है हम तो उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, जिसमें इनका कब्जा है। लेकिन ये कि किसी भी किस्म की मुल्क का कोई भी प्रेशर, कोई भी चीज, ही इज नॉट विलिंग टू लिसन। बिल्कुल। तो आप ऐसे देखें, फैशिस्ट आप उसके साथ, डिक्टेटर के साथ क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही है। तो दुनिया क्या करेगी? अब तो पता है, मुझे लगता है अब तो वो स्टेज आ गई है कि अब करना क्या है, वो उसने नहीं मानना, उनको सीज फायर नहीं करना, पीछे नहीं हटना, तो अब हम दुनिया जो है क्या करेगी? तो हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया हसन हबीब साहब ने, एक्स एम्बेसडर। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर, इंतहाई थैंक यू, इंतहाई अहम नौयत के दौरे इस वक्त वज़ीर आज़म कर रहे हैं, और ये देखना होगा कि वज़ीर आज़म क्या बात करते हैं, क्योंकि देखें ना, इस मुआहदे के बाद ख़ास तौर पर जो पाक सऊदिया हुआ है, तो यूरोप की और अमेरिका की नज़रें इस वक्त हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, और हमसे क्या बात करेंगे वज़ीर आज़म आके। देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इस वक्त जैसे आपने कहा ना, वर्ल्ड एक बिल्कुल फ्लक्स में है, जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। गाजा की जंग ख़त्म होके नहीं दे रही, अमेरिकन जो हैं वो किसी तरह से भी इजराइल को रेन इन नहीं कर रहे हैं। जो जितने ममालिक हैं पड़ोसी, उनमें या तो टूट फूट का अमल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, और भी बाकी अरब ममालिक। पाकिस्तान का जो ये रिसेंट मुआहदा है, ये बड़ा यूनिक है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। एक न्यूक्लियर पावर जो है वो किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री से इस तरह का मुआहदा करे, तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। और इस वक्त जो है वो ज़बानी कलामी और कंडेमनेशन से निकल के बात आगे चली गई, अब अमल का वक्त है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो वहाँ गए हैं, तो टेररिज्म एक मेजर सब्जेक्ट है जिसका हम शिकार हैं, हम विक्टिम हैं, लेकिन हमें कोई मानने पे तैयार नहीं है। मतलब हमसे हमदर्दी भी सुपरफिशियल है। अमेरिका अगर बोलता भी है तो यूरोप की और इसकी बड़ी म्यूटेड आवाज़ है, और बहुत सारे मुल्क तो ये जहमत भी नहीं करते हैं कि वो कोई बयान ही दे दें। तो एक तो हमें टेररिज्म पे प्रोबेबली आवाज़ उठानी है। फिर ये जो मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस है, ख़ासतौर पर गाजा के मसले को उठाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत लाइकली उस पर बोलेंगे। फिर जो ग्लोबलाइजेशन का क्रैश हुआ है, ये बहुत मेजर इशू ये आया है कि
हम बहुत खुश होते थे आज से चंद साल पहले कि वर्ल्ड एक ग्लोबल वो है, विलेज है, और सब लोग उसकी फेवर में बोलते थे। ऑल ऑफ अ सडन इट हैज क्रैश। अब बायलैटरलिज्म आ रहा है, टैरिफ्स आ रहे हैं और पाबंदियां आ रही हैं, नेशनलिज्म आ रहा है, बिल्कुल ऐसी। हाँ, तो ये सारे प्रोटेक्शनिज्म जो है, ये सारी चीजें मिल मिला के ये भी एक हमारा मेजर इशू है। और फाइनली साउथ के बारे में, तो ग्लोबल साउथ है, उसकी आवाज कमजोर हो गई है, उसकी जो फूड आइटम्स की प्राइस बढ़ी है उससे ग्लोबल प्रेशर है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये सब इश्यूज हैं जिन पे प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे और ये हमारा स्टैंडर्ड एजेंडा बनता चला जाए। अच्छा सर, ये जरा बताइएगा, वेस्ट में हमारा जो सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसको लेके क्या एटीट्यूड है, क्या रिस्पांस है, और मेरे ख्याल इसमें भी बात होगी, वहाँ ट्रम्प के साथ भी इनकी बात होगी। देखिए, वेस्ट के लिए ये बहुत वो होगा चैलेंजिंग, क्योंकि वेस्ट जो है वो इजराइल को इनडायरेक्टली जरूर फेवर करता है। जर्मन्स और बाकी बाज मुल्क तो डायरेक्टली भी करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस्लामोफोबिया के खौफ में इजराइल की तरफ हैं। तो उनके लिए ये बहुत स्ट्रेंज बात होगी कि दो मुसलमान मुल्क जिनमें एक एटॉमिक पावर है वो इस तरह का एक मुआहदा म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत परेशान कुन होगा। अभी तक रिएक्शन सामने नहीं आए, लेकिन प्रोबेबली वो इसको बहुत फेवरेबल नजरों से नहीं देखेंगे। वो खुद तो जो मुआहदे करते हैं, जो वो यूक्रेन की सपोर्ट में कर रहे हैं, जिस तरह मटेरियल और फिजिकल, वो ठीक है, लेकिन अगर मुसलमान मुल्क करेंगे तो फिर उनके लिए बहुत परेशान होना है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा, इसी ये जो सूरत हाल अभी आपने डिस्कस की, इसको मद्देनजर रखते हुए इसराइल, फिर भारत और फिर अफगानिस्तान, क्या हम ये जो तीसरा फ्रंट है अफगानिस्तान का, इसको आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि यूएस वो बडगाम एयरबेस की बात हो रही है, उनको चाहिए, तो ये फ्रंट्स पाकिस्तान के लिए 3 नहीं ओपन हो जाएंगे एक साथ? क्यों चाहिए? मुश्किल नहीं हो जाएगा? और अभी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी क्यों है? देखिए, ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। ट्रम्प साहब को पता है कि बैठे बैठे नए शौक होते हैं, नए स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, और अब ये बागराम एयरबेस की जो उन्होंने नई वो शुरू की है कंट्रोवर्सी, और तालिबान ने फ्लैट नो कर दिया, इट वाज एक्सपेक्टेड। तो ये एक सॉवरेन मुल्क से जबरदस्ती एयरबेस लेना, ये यूनिक है, इससे पहले दुनिया में कभी भी नहीं हुआ था। एक शायद अगर आप कहते हैं तो गुआंटानामो बे की एग्जांपल है, लेकिन ये मॉडर्न टाइम्स में कभी हुआ नहीं था। तो हमारे लिए बड़ा परेशान कौन है अगर वो अमेरिका किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्ट्राइक करता अफगानिस्तान के लिए, फिर रेफ्यूजी जैसे शुरू हो जाएगी, फिर वेपनाइज हो जाएगा रीजन, ऑलरेडी इतनी ज्यादा टेंशन है। तो हम ये एक बहुत ही वरीसम डेवलपमेंट है ईरान के लिए भी, हमारे लिए भी, चाइना के लिए भी। देखिए ना, बागराम एयरबेस 2 मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है, एक ईरान के लिए, एक चाइना के लिए। वाई अमेरिका तो सर, मुझे हमारी जो तशवीश है वो ये कि वॉर ऑन टेरर में हमने साथ दिया और बिल्कुल सही दिया, हमने अपने मुल्क को, इस खित्ते को महफूज करने के लिए काम किया, नेक नियति से काम किया, लेकिन क्या ये वॉर ऑन टेरर आप एक बार फिर देख रहे हैं जिससे पाकिस्तान को निमटना पड़ेगा? ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट ईरान के जरिए, भारत के जरिए हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और हमारे लिए कि ये न्यू वॉर ऑन टेरर शुरू हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि हम विक्टिम हैं, लेकिन हमें कोई रिकग्नाइज नहीं करता। हमारे यहाँ रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम है, अगर हम एक्सपेल करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के खड़ी हो जाती है, यूएन खड़ा हो जाता है कि जी आप एक्सपेल नहीं कर सकते। खुद वो लाखों लोगों को पैक करके भेज देता है अमेरिका, उससे कोई जवाब सवाल नहीं है। तो ये एक बड़ा अजीब गरीब वर्ल्ड बनती चली गई है, जिसमें माइट इज राइट जो है उस पर उनका जो है कंसेंसस बनता चला जा रहा है। तो यही सब वो इश्यूज हैं जिन्हें हमें यूएनजीए में उठाना है, और ग्लोबल साउथ का ये एक स्टेप जिसे कहते हैं कि अब एजेंडा बनता चला जा रहा है कि जो पावरफुल मुल्क हैं उनको हमें ये बताना है कि भाई देखिए, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी वो सुने, और सिर्फ ये नहीं है कि डेवलप वेस्ट जो है वही अपनी मर्जी चलाएगा, तो हम लोगों की आवाज़ होनी चाहिए। जी सर, ये बताएं, आने वाले दिनों में आप कौन से दुश्मन देख रहे हैं पाकिस्तान के, और कौन से हमारे चैलेंजेस जो हैं पैदा हो सकते हैं कि जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? देखिए, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, जिसकी वजह से हम कमजोर हैं असल में, वो हमारा इकोनॉमिक चैलेंज है। हमारी इकोनॉमी अभी तक फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजन खड़ी नहीं हो पाई है। उसमें हमारी अपनी भी कमजोरियां हैं, हमारे अपनी परफॉर्मेंसेज हैं,
लेकिन इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी हैं। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विद पाकिस्तान है वो बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, और वो जब तक नीचे नहीं होगी पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्ट्स कंपिटिटिव नहीं होंगी। एनर्जी में आपने देख लिया हम किस बुरी तरह फेस कर रहे हैं। तो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर तो अपनी जगह, हमारे इंटरनल प्रेशर्स जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज वो है। फिर हमारा टेररिज्म हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात में डाल रहा है। फिर हमारे जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। भाई सारे पढ़े लिखे लोग भाग रहे हैं, 1.5 मिलियन बच्चे अगर हर साल भाग रहे हैं मुल्क छोड़ के पढ़े लिखे, तो इस मुल्क का फ्यूचर क्या रह जाएगा। तो हमें इन बहुत बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी उसमें थ्रेट, और फिर क्लाइमेट चेंज, अभी जैसे फ्लड आया है, अब उसमें हमें तैयारी किस हद तक करनी चाहिए। तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है जो हमें कहीं से भी नहीं मिल रहे। बिल्कुल चैलेंजेस हैं और हमें थैंक यू रिसोर्सेज सो की मच, जरूरत बहुत है। शुक्रिया आपने में टाइम दिया, थैंक यू। और अब बाकी जिनकी बात हो रही है कि जी मुल्क जा रहे हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? आपको यहीं बैठ के जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने मुल्क की तरक्की में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चैलेंजेस सबके लिए, और हर मुल्क में चैलेंजेस है, कहाँ नहीं है। तो जस्ट मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो समझते हैं कि जी बस पाकिस्तान से कहीं और सेटल हो जाऊँ तो मेरी लाइफ बन जाएगी, वहाँ काम करेंगे, वहाँ जो है सफाइयाँ भी करेंगे, वहाँ गाड़ी में पेट्रोल भी डालेंगे, यहाँ हिलना नहीं है, यहाँ सांप बन के बैठना है, यहाँ मेहनत नहीं करनी। और बाहर आप कुछ भी करने को तैयार हैं, ऐसे तो आप कहीं भी कामयाब हो जाएंगे। वहां कामयाब होते हैं मेहनत से, बिल्कुल नीचे की लेवल की मेहनत करते हैं, बाथरूम धोते हैं, बर्गर बनाते हैं और फिर सबको सुनाते हैं यार मैं तो वो भी किया है। लेकिन यहाँ और जब पैदा होते ही आपको नेशनलिज्म आ रहा है तो जाहिर है आपके अंदर भी नेशनलिज्म परवान चढ़ना चाहिए ना, जरूरी है। बिल्कुल एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 365 न्यूज़ पे आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। जी अच्छा, हम अगर देखें दो इसके मामला हैं। एक तरफ गजा पे बमबारी हुई, सिफारती सतह पे बड़ी बड़ी पेशरफ्त हो रही है, ठीक है। और आप भी जो ये सवाल हम मिलकर ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो पेशरफ्त डेवलपमेंट्स हो रही है इसका फायदा ऑन ग्राउंड क्या होगा। हाँ, कहने का मतलब ये कि हम आए दिन सुनते हैं कि जी फलां यूरोपियन मुल्क जो है वो फिलिस्तीन को तस्लीम कर रहा है। अब तस्लीम करना एज अ स्टेट, What does it mean? बिल्कुल। और इससे वहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा। अच्छा, मैं जब इसे गूगल करती हूँ ना तो इस पे मतलब आ जाता है कि जी इसका मतलब कि फिलिस्तीन के राइट्स हैं, यानी एक रियासत के तौर पर, रियासत के राइट्स हैं, और वो सू कर सकते हैं किसी भी दुश्मन को, या उनकी वायलेशन हो सॉवरेनिटी पे, तो आप हाँ वो सू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। अच्छा, किसको पे कहाँ केस करेंगे, क्या फैसला आएगा, क्या होगा, तो सब कुछ तो हो जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप अगर रियासत तस्लीम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इन अदर वर्ड्स ये भी कहना चाह रहे हैं, और आपको कहना चाहिए अपनी स्टेटमेंट्स में इन ममालिक को जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, कि फिर इसराइल का हक नहीं है कि वो गजा पर बमबारी करे, इन्वेड करे, सॉवरेनिटी जो है उनकी उसको ब्रेक करके और उन पर मजालिम ढाए। ये भी कहना चाहिए ना साथ साथ। बिल्कुल, और साथ यही कहें कि जी ये गलत हो रहा है तो इनके खिलाफ ये एक्शन होगा, और अच्छा खासा एक्शन उनके खिलाफ, इकोनॉमिक एक्शन ले, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और ये कि हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, कुछ तो कहो, तो लेकिन उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। सिर्फ तस्लीम कर देना, इससे क्या होता है कि आपके लोग जरा थोड़ा चुप हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट तो हर कोई कर रहा है, हर मजहब का शख्स जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। हमें ज्वाइन किया सेक्रेटरी जनरल फलस्तीन फाउंडेशन साबिर अबू मरियम साहब ने, बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर हम भी इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें, यकीनन आप भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि यूरोप तस्लीम कर रहा है, कनाडा और दीगर ऑस्ट्रेलिया तस्लीम कर रहा है। ये तस्लीम करने का ऑन ग्राउंड फलस्तीनियों को क्या फायदा पहुंचेगा, क्या वो मजालिम रुक पाएंगे या नहीं, सवाल तो ये है ना। रहीम, बिल्कुल आपका सवाल सही है। मैं दो जावियों से आपकी खिदमत में दो नुकात रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि जो इसराइल है फलस्तीन के ऊपर एक गासिब और नाजायज रियासत कायम है, जिसे जबरी तौर पर वहाँ पे कायम किया गया है, और मकामी अवाम को, मकामी फलस्तीनियों को, जिनमें फलस्तीनी मुस्लिम, फलस्तीनी ईसाई, फलस्तीनी यहूदी, उन्हें वहाँ से जबरी तौर पर एग्जाइल किया गया है, जो आज तक 7 दहाइयों से वो मुहाजिरीन वतन है। पहली बात है। दूसरी बात है, ये जो सिलसिला है ये यकीनन इस बात की निशानदेही कर रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से फलस्तीनी इनकलाब न सिर्फ मुस्लिम माशरों में बल्कि यूरोप में बेदारी का एक पेशखैमा बना है, जिसकी वजह से यूरोपीय हुकूमतें अपने उन कवानीन और अपने उन उसूलों की बुनियाद पर वो पीछे हटने की
पोजीशन पर आई हैं और उनको ये करना पड़ रहा है कि वो फलस्तीनी रियासत उसकी आज़ादी को तस्लीम करें, ये पहले मरले में ये अच्छी बात है। लेकिन इसका जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट आना है वो वही है जो आपने सवाल उठाया है कि इसराइल को लेजिटिमाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। होना ये चाहिए इन दोनों राष्ट्रों के बीच में कि होना ये चाहिए कि फलस्तीन की आज़ाद रियासत के खिलाफ फलस्तीनी अवाम की मर्जी, उनकी विश, उनकी विल के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह हम कश्मीर में यूनाइटेड नेशन की उन करारदादों की हिमायत करते हैं जिसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है, सेम इसी तरह हम यहाँ पर भी एक रेफरेंडम की बात करते हैं। जो फलस्तीनी अवाम है वो इस बात का फैसला करे कि आया फलस्तीनी रियासत कैसी होगी, और ये जो गासिब एक एंटिटी यहाँ पे काबिज है जिसने मेरे घर में आकर वो कब्जा कर लिया है और मुझे घर से बाहर बिठाया हुआ है, तो ये जो इसका जो मुस्तकबिल है पहले इसके बारे में फैसला होना चाहिए। आज जो यूनाइटेड नेशन के इजलास में होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि इन आलमी रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि ये जिस फलस्तीनी रियासत की बात कर रहे हैं वहां पर ना उनको फौज रखने का इख्तियार दिया जा रहा है, ना उनको अपनी करेंसी छापने का इख्तियार दिया जा रहा है जो रियासत ये सजेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा ऐसी कोई रियासत फिर वजूद ही नहीं रखेगी कि जिसके पास ना गवर्नमेंट हो ना सोवरेनिटी हो। तो ये तो वैसे ही अभी तक मौजूद है। वो सारा सिलसिला तो 1947 के बाद से जो रेजोल्यूशन नंबर 181 यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी, जिसकी वजह से इसराइल को आज तक 78% लैंड दी गई है, और इस दो रियासती हल में भी जो 78% लैंड का मालिक होगा वो यही गासिब रियासत होगी जिसने 48 में यहाँ पर एक काबिदाना और जाबिराना अंदाज से दूसरों के घर में घुसकर उनके घर पे कब्जा किया। जी डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि सिर्फ ये एक बहाने और ड्रामे हैं और एक्चुअली वेस्ट कुछ नहीं करना चाहता फलस्तीनियों के लिए? देखिए, वेस्ट की अभी बहुत सारी मजबूरियां हैं। ये एक लंबी डिबेट है क्योंकि यूरोप इस वक्त यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है, वो अमेरिका को ब्लैकमेल भी करना चाहता है और भी इस तरह की बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने मौजूद है। लेकिन बिलाखिर फलस्तीन की आवाज उठना, फलस्तीनियों की हिमायत की आवाज उठना, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसकी हम जो है हर जगह हिमायत करते हैं। लेकिन हम यही डिमांड रखते हैं कि जो भी फलस्तीन के बारे में फैसला हो उसमें फलस्तीनी अवाम को रेफरेंडम, फलस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर उनको ये राइट दिया जाए, बुनियादी राइट। देखिए, आप अपने घर में बैठे, मैं आपको घर से निकालूं, फिर मैं आपको कहूं मैं आपका घर कायम कर देता हूं, इसी घर के 5 कमरों में से 4 मैं रख लेता हूं, 1 आप रख लें, तो आप भी कबूल नहीं करेंगे, मैं भी कबूल नहीं करूंगा। तो ये फलस्तीनी बेचारे जो पिछले 78-80 साल से जिनके साथ ये जबर हुआ है, वो किस तरह से अपनी यानी कि उनका फैसला कोई और कर दे, ये एक थोड़ा सा इसके अंदर जो नेगेटिव या थोड़ा सा कमजोरी नजर आती है वो यहाँ पर है। बाकी ये बहुत अच्छी बात है, यूरोप के अंदर बेदारी है, यूरोपियन आवाम सड़कों पे निकले हुए, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो उन्होंने मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया है। मुसलमान जो लेकिन सर इन हुकूमतों का ये चले फॉर सेक ऑफ हम समझ लेते हैं कि आई वॉश ही सही, यानी ठीक है आई वॉश है ये इसलिए कि भाई कोई वेन्यू दे दिया जाए ताकि एग्जॉस्ट के भाई हम सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ जुल्म भी जारी, चलें यही तस्लीम कर लें से। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं तस्लीम कर रहे हैं, वो इससे अग्री नहीं करते, वो कहते हैं ऐसा आप ना। हाँ बताइए इस बारे। डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये है कि वो नेतन्याहू की हटदर्मी के सामने वो भी फंसे हुए हैं। इन दोनों का मकसद क्या है, वो अभी न्यू मिडल ईस्ट बनाने जा रहे हैं, वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। तो ग्रेटर इसराइल के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यही फलस्तीनियों की मुजाहमत है, क्योंकि ये जो 22%, ये जो 2 रियासती हल के अंदर जो 22% की जो फलस्तीनी रियासत को देंगे, बिलाखिर उसमें हमास रहेगी, उसमें फलस्तीनी मुजाहमत भी रहेगी। तो ये फलस्तीनी मुजाहमत को खत्म करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो चाहते हैं कि पहले हमास को यहाँ से खत्म किया जाए, गजा के लोगों को यहाँ से घरों से निकाल दिया जाए, फिर उसके बाद जो भी मंसूबा करना है। देखें, ये 2 रियासती हल भी अमरीकी CIA और एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ ये सोल्यूशन है। ये जो कैंप डेविड के अंदर जो 78 में हुआ था, ये सारा प्लान अमरीकियों ने बना के दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप वक्ती तौर पर नेतन्याहू के जो है वो ये वाले मंसूबे के साथ है कि पहले पूरे फलस्तीन को वो खाली करे, फिर वो न्यू मिडल ईस्ट बनाना चाहते हैं। ये जो अरब सारे परेशान है वो भी इसीलिए परेशान है कि अमरीकियों का ये प्लान है कि 26 जो मशरिक वस्ता के ममालिक है उनको 52, 53, 54 ममालिक में तकसीम करना चाहते हैं, जो कुछ शाम में वो कर चुके हैं, कतर पे हमला करके वो दिखा चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अज़ाइम है वो दरअसल ये वाले हैं, लिहाजा वो अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये कहते हैं कि जी ये फलस्तीनी यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से चले जाएं, तो कहाँ जाएं? इनका ये प्लान क्या है, उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि जी कहाँ जाएं? कौन कहाँ जाए? ये फलस्तीनियों के लिए जब ये कहते हैं कि जी यहाँ से ये छोड़ दें, जमीन हमारी है, यहाँ से चले जाएं, हम उनको घंटों दे रहे हैं, दिनों दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ये मतलब इनको कोई एज ए रेफ्यूजी नहीं ले रहा, ये कहीं जाते हैं तो इन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती हैं, इन पे बमबारी शुरू हो जाती है, कहाँ जाएं?
यही सबसे बड़ी मुसीबत है जो समुद्री 48 रास्ते के अंदर 1948 में आई थी। 15 लाख फलस्तीनियों को इन्होंने एक ही दिन में घरों से निकाल दिया था। फिर वक्तन फवक्तन आप देख रहे हैं, खुद इस बात के आप शाहिद है कि जो जायनिस्ट स्टेट है वो मुसलसल खूनी आबादकारियां करके फलस्तीनियों को निकालती जा रही है। ये बेचारे कहाँ जाए, यही तो सवाल है। उनको इजिप्ट लेने को तैयार नहीं है, वो क्यों ले? मतलब मुझे मेरे घर से निकाल दें और मेरे पड़ोसी को कहें कि वो मुझे घर में रख ले, ये कैसे हो सकता है? कोई किसी का बोझ कैसे उठाएगा? ये नाइंसाफी पर ये मबनी है इनकी सियासत। ये खास तौर पे जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है फलस्तीन के बारे में, देखिए हम इन यहूदियों के बारे में भी हम ये नहीं कहते कि आप इनको समंदर में फेंक दें, इनको कहीं पर कत्ल कर दें, नहीं। हम ये कहते हैं कि जो जिसकी चीज है आप उसको दे, फलस्तीन फलस्तीनियों को दे। अगर इसराइल इतना ही जरूरी है पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए, तो अमेरिका अपने यानी अमेरिका में इतनी जमीनें खाली है, वो जाकर कहीं इसराइल बना ले, पूरी दुनिया उसे तस्लीम कर लेगी, पूरी दुनिया उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लेगी, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी और के घर में आकर और खास तौर पे बिल्कुल आपसे कह रहे हैं कि बड़े बहुत बड़े मसाइल हल तलब है और ये दो रियासती हल जो है इसकी वजाहत भी बहुत जरूरी है। साबिर अबू मरियम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और देखिए तेल की बात होती है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि विल जो वहां के लोगों की है उसको भी तो शामिल करना है ना, कि वो कैसी रियासत चाहते हैं, उसका निजाम कैसे बातचीत होती, वहाँ पार्लियामेंट चलनी है, वहाँ सिक्योरिटी के इदारे होने हैं, वहाँ पे इकोनॉमी चलनी है। ये क्या बात है कि बस आपने दो रियासती हल और वहाँ बॉम्बार्डमेंट भी चल रहा है? कौन सी रियासत, कहाँ की रियासत? जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और खबरें एंड डिस्कशन। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या जी? ऐसा है क्या? सही है, बड़ा सही है। ट्रेंडिंग पे है भाई। क्या है यार? बस टैलेंट होता है कभी कभी ऐसा, वो फिर नजरों में आ जाता है, सामने आ जाता है और मशहूरी हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि यार ये भी हैं। जैसे शहजादी का हमें पता चला, कब से एंटरटेन तो वो लोगों को कर ही रही थी ऑन टिकटॉक, लेकिन अब नाउ द वर्ल्ड नोज समरा शहजादी कौन है, कौन है पता है। अच्छा कौन है? मिले मिलते पहले दिखा दे क्या? हाँ नहीं पहले, हाँ क्या पहले क्या करें? अच्छा, क्या ये करें? बड़े मजे से बोलती हैं। और मायरा खान ने भी जो है इनके स्टाइल में डब स्मैश कहते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल वो किया है। मावरा ने भी उनके स्टाइल में बात की और अब ये और जो है पॉपुलर हो गई हैं। और हम इनसे पूछेंगे कि कैसा लगता है कि जब आपके मुल्क की इतनी बड़ी स्टार कॉपीज यू। अब मायरा का दिखा दे पहले भाई, हाँ दिखाएं ठीक है, क्या मायरा खान। हाँ जी, तो इनका कहना है सेम टू सेम मायरा खान। ऐसा है क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मायरा खान जैसी लगती हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। So cute, मायरा कितने मजे का किया है। अब जी ये तो थी आपको मायरा खान जो शहजादी के स्टाइल में बात कर रही हैं उनके। अब शहजादी से ओरिजिनल जो है उनसे बात करते हैं। शहजादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ये आई ना। शहजादी जरा बताओ, तुम अब जरा तुम बोलो जो तुमने बोला था, फिर वो देखते हैं कि ज्यादा अच्छा किसने बोला था। कौन सा वाला? यही मायरा वाला। अच्छा, तो वो ऐसे था जैसे कमेंट आया हुआ था ना मायरा खान सेम टू सेम, तो मैंने उसमें ये बोला अच्छा जी, तो इनका कहना है सेम टू सेम मायरा खान। अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि मैं सेम टू सेम मायरा खान जैसी हूँ? अगर ऐसा है तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मुझे ये बताओ ना, आवाज ये बनाती है या ये ऐसी है, बोलती है ऐसी? नहीं मतलब मैं नहीं बात करती हूँ ना, तो ऐसी बात करती हूँ मैं। अच्छा, अब इसमें कितना ही बंदा बना के बोल लेगा। अच्छा, तो ये शहजादी जब कभी गुस्सा भी, तुम्हें समरा कहूँ शहजादी कहूँ? अकाउंट तो तुम्हारा उसका है ना, शहजादी क्या कहूँ? जो मर्जी कह लो। अच्छा, समरा शहजादी है। समरा शहजादी, आप समरा बोलो शहजादी, जो मायरा खान की तरह दिखती हैं, है ना? अच्छा, तो मुझे बताओ, जब नॉर्मल जॉब वगैरह पे होती हो, घर में होती हो, तब कैसे बात करती हो? कभी गुस्सा आ जाए तो फिर क्या होता है? गुस्से में जरा बोल के दिखाओ। हैं गुस्से में थोड़ी सी लाउड हो जाएगी, लेकिन आवाज तो फिर भी नहीं बदलेगी ना। जैसे ऐसी आवाज है जैसे अभी नॉर्मली कहूँ, आवाज में तो थोड़ी सी लाउड हो जाती है। कैसे आवाज बदल तो नहीं सकती ना, बिल्कुल भी नहीं ना, मुझे तो पता नहीं बदलेगी। कैसे लगोगी? जैसे तुम किसी को कहोगी आपने कमेंट मुझे क्यों किया है, आप खबरदार अगर मुझे ऐसे आपने कमेंट किया, ट्रोल किया, कैसे बोलोगे? अरे भाई मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? नहीं करो कॉल, क्या मसला है? नहीं, ये वाला नहीं, गुस्सा नहीं हुआ ये। नहीं, इसमें वो फिर हाँ खत्म हो जाता है ना। अच्छा, खत्म हो जाता है गुस्सा है। अच्छा, मुझे बताओ, अब बड़ी जरूरी बात, समरा शहजादी, आपके जो है उसकी वीडियो क्लिप पे मायरा खान ने परफॉर्म किया, उसने डब स्मैश किया, मावरा ने किया, तो ये मुझे बताओ तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात थी और उसके बाद क्या रिएक्शन आया है? पूछिए मत, इतनी खुशी थी ना, इतनी खुशी। मैं
मतलब जितने भी लोगों ने वो वीडियो लगाई ना, सबसे पहले तो मैंने खुद लगाई वो वीडियो। मैं तो देख के पागल हो गई भाई, मेरी वीडियो पे मतलब मायरा खान, मारवा खान, मैं तो फैन हो गई। फैन तो पहले से हूँ, जब भी तो मैंने वीडियो बनाई मैं तो और पागल हो गई देख के वीडियो। मैंने जल्दी जल्दी से वो अपने अकाउंट्स पे, सारे अकाउंट्स पे अपलोड कर दी। क्या बात है, सारे पागल हो गए आप, बिल्कुल इतनी बड़ी स्टार ने आपको। शहजादी मुझे एक टास्क आपके लिए है अभी, ऑन एयर टास्क। मैं हमारी नादिया खान जैसे बात करती है ना, नादिया खान उसका कराते हैं। कोई ऐसे याद है नादिया खान के पेट वर्ड्स आपको? तो जरा अपनी आवाज में। चलो क्या चीज? मैं वो कह रहे मेरे लिए कुछ कहो, मेरे लिए बताओ भाई, बात करो। अच्छा जी, नादिया खान के लिए क्या कहूँ, वो तो इतनी प्यारी सी, क्यूटी सी, स्वीटी सी है। उनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो कम ही है। इतनी क्यूटी के बारे में कुछ बोलने ही, मतलब जितना भी बोला जाए वो कम है। तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ऐसा है क्या? यू आर सो स्वीट। अच्छा मायरा को क्या कहना चाहोगी अब ये? हाँ, आप मायरा खान को क्या कहना चाहेंगी? इतने मजे की उन्होंने वीडियो बनाई आपके लिए, मावरा ने, क्या मैसेज दोगी? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह मेरी जान। इतनी प्यारी सी, मुझसे ज्यादा प्यारी वीडियो उन्होंने बनाई है। सीरियसली मुझे देख के इतना मजा आया था। तकरीबन कितनी दफा मैंने वो वीडियो देखी है, मायरा खान की, मारवा खान की, इतनी बार मैंने वो वीडियो देखी ना। सीरियसली मुझे खुद देखने में इतना मजा आ रहा था कि मेरी वॉइस है भले, लेकिन सामने इतना प्यारा सा शख्स है ना। बहुत मजा आया, जबरदस्त। तो मुझे तो इससे कुछ आपके अकाउंट पे कोई एक्टिविटी ज्यादा हो गई है, आपके फेम में फर्क पड़ा है, आपने क्या चेंज महसूस किया इसके बाद? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तकरीबन काफी लोग मुझे आके बोलते, वाह यार मायरा खान ने तुम्हारी वॉइस पे वीडियो बनाई, मायरा खान ने। सब मुझे मेंशन कर रहे, उस वीडियोस पे मेंशन कर रहे, सब जगह टैग कर रहे, सब वीडियोस मुझे सेंड करे। मैंने बोला वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। सारी एक्ट्रेस का आप बना ले, फिर सभी आपको करेंगी ना, फिर सारी एक्ट्रेस के नाम ले लेके ना ये रिकॉर्ड करके आप कंटेंट डालें, है ना? हाँ, सही। अच्छा आगे आगे समरा शहजादी बताओ कि माशाल्लाह मशहूर तो आप हो गए, और भी मजीद मशहूर हो गए, तो अपने चैनल को लेके आगे क्या प्लान है और क्या करना चाहती हो? जॉब तो माशाल्लाह आप कर ही रहे हो, आगे और क्या प्लान है? चैनल को लेके ये प्लान है, जैसे मैंने ना थोड़ा सा ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स करना है, वो सीखना है ना, घर में वो खोलना है, तो उसकी वीडियोस बना के ना उस पर अपलोड वगैरह करनी है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा चल रहा है, शूट्स वगैरह सब चल रहे हैं सैलून के, लेकिन मैंने खुद से भी अलग से अपना करना है। तुम रेडियो शो शुरू कर दो अपना, रेडियो पे शुरू हो जाओ। रेडियो पे भी मजा आएगा, मजा आएगा रेडियो में। हाँ जो बात है। मुझे काफी लोगों ने बोला आप वॉइस आर्टिस्ट बन जाओ, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। मैंने बोला व्हाई नॉट, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी आवाज ना बच्चों और बड़ों दोनों को अच्छी लग रही है, दोनों समझ रहे हैं, है ना? अच्छा मुझे बताओ कि अभी बताओ नहीं, अभी मैं आपको टेस्ट लेना ना, अभी टेस्ट है? क्यों आप इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं। जब समझ गई ना मैं क्या कर रहा हूं। मैं बहुत सीरियस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूं, मैं न्यूज़ का शो कर रही हूं। नहीं बिल्कुल, इस वक्त न्यूज़ का एंटरटेनमेंट की बात हो रही है भाई। समरा शहजादी की जरा आप करें ना, कैसे अभी सुना है ना, ऑब्जर्व किया ना आपने इतनी देर। चलो शहजादी मुझे तुम सुनाओ, बल्कि सिखाओ कि किस तरह मैं तुम्हारी तरह बात कर सकती हूँ, फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगी। तुम बोलो फिर मैं बोलती हूँ। आप मुझे बोले, हाँ जी गाइस कैसे हैं आप सब? थैंक यू गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? हाँ आगे बोल, हेलो गाइस कैसे हैं आप सब? हाँ, तो आज आपके सामने बैठी है नादिया खान। आज आपके सामने बैठी है नादिया खान, जो कि बहुत ही प्यारी और खूबसूरत शख्सियत है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा छोड़ो, तुम बोलो भाई। मैं हूँ नादिया खान, राइज एंड शाइन में आप सबको गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन में आप सबको गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन में आप सबको गुड मॉर्निंग। वाह 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 यार ये बहुत ही प्यारा स्टाइल है। क्या बात है, स्टाइल बहुत प्यारा, अलग सा है, यूनिक सा आप बोलते हो ना, मैं बताऊं आजकल बड़ा टैलेंट है, सबको एक्टर बनने का शौक है, होस्ट बनने का, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो आप में टैलेंट, आप में स्टाइल हो ना, एक यूनिकनेस, वो बड़ी जरूरत, उसकी बड़ी जरूरत है आजकल के जमाने में। जो यूनिक है ना वो उस पे नजर पड़ती है भाई। तो यू आर यूनिक और आप कंटेंट बनाते रहो ऐसे। अच्छा चले, आपने वो नादिया का हैप्पी टू यू देखा है? वो तो देखा ही होगा ना, हैप्पी टू यू डिंग 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 वो वाला, तो वो करके दिखा। बस कर दो, वो बोलती है, वो ये वाला नहीं है। करेंगे ना, जरा मजा आएगा। हाँ नहीं उसको नहीं पता। हाँ देखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला। नादिया जो मॉर्निंग शो में करती थी हैप्पी टू यू। ऐसे बोल रहा है, छोड़ो। और मुझे शहजादी चीजें मजे की बात है, तो अच्छा मावरा को क्या कहना चाहोगे, कोई मैसेज? अरे उसको
मावरा को क्या मैसेज दोगी? अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आप कौन से 2 आर्टिस्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका डब स्मैश आपके स्टाइल में बोले? मैं पहले तो सज्जल अली सबसे Okay. पहले, इतनी क्यूट सी मुझे लगती है ना। और हानिया आमिर, हाय मेरे को इतनी पसंद है हानिया आमिर, मत पूछो। अच्छा तो इतनी शहजादी ज्यादा। चाहती हैं कि हानिया आमिर और सज्जल अली भी जो हैं बेस्ट ऑफ द अच्छा बेस्ट सबरा, आपका डब स्मैश एक और करें। चीज मुझे बताएं, आप ना जैसे 70s में 60s में बोलती थी ना हीरोइंस, वैसे आप बात करती हैं, तो चले मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ, ओके ठीक है? नदीम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना। अब चले इसको। नदीम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना वरना मैं मर जाऊंगी। Very nice. अच्छा शहजादी मुझे बताओ, इसके बाद तो तुम्हें ड्रामों की भी ऑफर आएगी, खासतौर पर रमजान प्लेज हमारे बड़े मजे के एंटरटेनिंग होते हैं, तो क्या एक्टिंग करोगी अगर ऑफर आई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा घर में से इजाजत Why करते not? कोई मसला नहीं, फैमिली में कौन कौन है? और ये मुझे तुम बताओ, रहती कहाँ हो आप, किस शहर में हो? मैं कराची कराची रहती में हूँ। भाई, कराची का टैलेंट है ये। मसला कोई नहीं। तो मुझे बताओ कि एक्टिंग की ऑफर होगी तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, घर में किसी को? नहीं Sitcom? नहीं, किसी को कोई इशू नहीं है, मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अच्छा आप किस ना हीरो के साथ काम करना है, हीरो पूछो। कुद्दूसी साहब अच्छा, की बेवा में इनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं नहीं एडजस्ट आप हो रहा है। रमजान प्लेज में इंशाल्लाह शहजादी काम करेगी। मुझे अपने बताओ किस हीरो के साथ आना चाहती हो, 1-2 हीरोज मुझे बताओ जो बस उनके साथ ड्रामे की ऑफर हो और तुम खुश हो जाओगे। अच्छा किन के साथ? हाँ, पहले तो heroes। मुझे फाद मुस्तफा इतने पसंद है ना, कौन? सीरियसली फाद मुस्तफा। ओके and नंबर 1 मैं लिस्ट फवाद बना रही हूँ। खान फहद नंबर 1 हाँ? और मैं फवाद लिस्ट दूसरे बना रही हूँ। फवाद। फहद मुस्तफा नंबर 1 और दूसरा फवाद। and फवाद खान। अच्छा ठीक है, ये तो बिल्कुल ही टॉप टियर पे ही जा रही है। जी उससे जी, मतलब हल्का नहीं आ रहा, हल्का तो है ही हल्का नहीं आ रहा। यार, वो तो ड्रामे इतने कम करते हैं। अब ये मुझे बताओ, तो मुझे एक्ट्रेस की कोई बात बात कर रही हो नहीं, अपनी जो पसंद 10 की साल में बात एक है, ड्रामा, पसंद 20 साल में एक ड्रामा, मेरी जान थोड़ा और हाथ थोड़ा सा ऑप्शन इजी कर दो। हाँ। और आ जाओ जो अच्छा, ज्यादा थोड़ा ड्रामे सा करते हैं। हाँ कोई ऑप्शन इजी और करो। वजाहत। है? वजाहत। वजाहत कौन है ये? एक्टर? हाँ अच्छा वहाज, नहीं, वहाज। वजाहत तुम डायरेक्टर है। वहाज हाँ, वहाज वहाज मुर्तसिम में। मुर्तसिम वहाज आई थिंक नाम है। हाँ मुझे वहाज, नाम चलो नहीं ठीक है, मालूम, नाम ही मुझसे गलत लिया, वो तो तुम वो रिजेक्ट कर देगा। आगे नाम चलो, में क्या रखा है? तुमने नाम सही नहीं लिया, वो तो नो कर देगा। नेक्स्ट बताओ। कोई बात नहीं। वहाज आजकल जो है जिनों से मोहब्बत कर रहा है, जिनके ड्रामे चल रहे हैं उसके हॉरर, हाँ वही। जिनका रोल करना है, जिनका हाँ, जिनकी शादी। हाँ सब करना। अच्छा मुझे बताओ और कोई एक्ट्रेस बताओ, और किसके साथ? मुझे नाम ठीक से याद नहीं है नाम याद सबके। नाम नहीं आता। अच्छा, नाम ही नहीं आता। अब बताओ। दानिश, मुझे पता है सबरा। दानिश नाम तैमूर। ही क्या रखा है, पसंद तो होनी चाहिए ना बात, नाम में अच्छा क्या दानिश तैमूर के साथ ड्रामा होगा, फिर यू आर हैप्पी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। बिल्कुल। माय नॉट कैसे कहा है? हाँ जी सुन। मैं कह रहा हूँ, तो कोई सिटकॉम अभी तक ऑफर हुआ आपकी आवाज को, जिसने देखा हो प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया कि आपका जहाँ- कैरेक्टर जो है ना, वो कुद्दूसी साहब की बेवा की तरह के जो तर्ज के ड्रामे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जरूर बनता है। अरे हर ड्रामे में इसका बनता है जी, अभी देखिएगा इंशाल्लाह सिटकॉम्स में। अच्छा लास्ट बताओ समरा, ये भी तो मॉर्निंग शो में आई थी, 2 घंटे का तुम्हारा हाँ। शो था, कैसा लगा? कैसे इतना एक्सपीरियंस? मजा आया, इतना मजा आया जिसकी कोई हद नहीं। बहुत फन किया, बहुत मस्ती करी। मतलब निदा यासिर एंड दानिश भाई के साथ इतना मुझे मजा आया ना, सीरियसली जो बात है। ठीक है, अब तो हमारे शो पे भी आना, फिर यहाँ बाकी बातें इंशाल्लाह, करेंगे। इंशाल्लाह, पक्का? कोई मैसेज बेटा इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहोगी एंड में, कुछ अपनी तरफ से कोई बात, मजे का मैसेज, Audience को? आपके स्टाइल में एक अच्छा सा मैसेज दे दो सबको। अच्छा, सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी, मैं आप सबकी शहजादी, जैसे ही आप लोग इसको प्यार दे रहे ना, ऐसे सब जगह मेरी वीडियोस पहुंचा रहे हैं, इतना सारा प्यार देके ऐसे मुझे प्यार देते रहे, हमेशा मोहब्बत देते रहे। कभी मतलब अपने दिल में ऐसा मत लाइएगा कि आपकी शहजादी कभी बदल जाएगी, जैसी है हमेशा वैसी ही रहेगी। आप लोगों को जैसी शहजादी पसंद है, हमेशा वैसी रहेगी। इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू बेटा, जबरदस्त। ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह ऑल द इंशाल्लाह। बेस्ट। खुश शुक्रिया, रहो, समरा शहजादी। मुस्कुराती रहो हमेशा। जज़ाकल्लाह। एक्चुअली मैं बताऊं ये वो स्टार्स हैं जो हमें टिकटॉक के थ्रू चाहिए, इंस्टाग्राम के थ्रू एक चाहिए। अलग ये उनकी आवाज बच्चियां, है, टेक्सचर उनका जी बिल्कुल हाँ, आवाज का और है, जो बात बिल्कुल करने की बिल्कुल तरीका नहीं, और है, आप ये देखो ना, ये वो टैलेंट है जिसमें बात अंदाज, अंदाज, लड़कियों का लड़कों के साथ पार्टियां करना, घूमना फिरना, मस्तियां करना, एक जगह बैठना, क्लोज होना, वी डोंट वांट टू सी दैट।
उससे माशरा ही खराब होता है। बिल्कुल, लेकिन एक जब मुख्तलिफ ऐसा content टैलेंट है। आता है ना तो खुश ये एंटरटेन कर रही है विद डिसेंसी, बिल्कुल। तमीज के साथ, ठीक है ना, बिल्कुल हद में ऐसे। रहते हुए। हाँ बिल्कुल, हाथ में रहते हुए, और आप देखें लोग फिर उनको अप्रिशिएट भी कर जी, रहे हैं ना, और बिल्कुल। अच्छा लग रहा है आवाज, मतलब जो और जिस फिर तरह वो बात कर बिल्कुल, रही है वरना हम प्यार से, टिकटॉक का बहुत हम कहते हैं कि जी बहुत बेहयाई फैलाई है टिकटॉक ने और गलत तरह से प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, लेकिन जब फिर हम ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं, ऐसे टैलेंट को, हाँ तो इनको भी खुशी देखें होती है। प्लेटफॉर्म मिलता है ना, इनके अगर ये लिए ना बना होते ये प्लेटफॉर्म्स तो ये कहाँ अपना टैलेंट बिल्कुल इनके लिए बना था। और जो लड़के लड़कियों ने उसको जो बेहयाई तौर पे इसको इस्तेमाल किया, टिकटॉक को एक्सप्लॉइट किया है और माशरे को खराब किया है, माहौल को चलें जी। खराब किया है, यंगस्टर्स को खराब किया है, उनसे दुख होता है। बिल्कुल क्लोजिंग बट करने का वक्त आ शहजादी, गया है, happy राइज to एंड see you. शाइन का वक्त खत्म हुआ। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए, फीडबैक देते रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।